ओके जी, लास्ट टाइम हम छोटे से इशू में स्टक थे एंड थैंकफुली वी एक्चुअली सॉल्व्ड दैट इशू एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर। वो मैंने अपलोड नहीं की वीडियोस क्योंकि उसमें हमने कोई खास काम किया नहीं था एक्सेप्ट दिस वन के हमने यूआरएल के जरिए दो चीजें रिसीव की हैं इंस्टेड ऑफ वन। वन इज स्लग, द अदर वन इज आईडी, जस्ट टू मेक श्योर कि हम आईडी की बेस पे यूनिक, वैसे तो टाइटल भी यूनिक था लेकिन समहाउ इन सम केसेस हमने पहले देखा है कि यूआरएल में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाए तो वो यूआरएल इनकोड बना देता है, उसका इनकोडिंग कर देता है या उसको स्किप कर देता है जो नॉन आस्की कैरेक्टर्स होते हैं। दैट इज पॉसिबिलिटी या दैट वाज पॉसिबिलिटी, और उसकी वजह से हमने क्या किया, हमने कहा जी कि ठीक है एसईओ पर्पस के लिए हम स्लग को रखते हैं या रीडेबल यूआरएल रखते हैं, लेकिन साथ में हम उसकी आईडी भी भेजेंगे। और फिर हमने यहाँ क्या किया हमने उस आईडी को यहाँ पे यानी दोनों चीज़ों को गेट किया यूज पैराम्स के जरिए और आईडी को डायनामिकली यूआरएल में पास किया। और उस यूआरएल के अगेंस्ट हम अब इस आईडी को भी यहाँ लिख देते हैं, डिपेंडेंसी अरे जो लास्ट टाइम हमने लिखी थी। उस आईडी की बेस पे हम एक इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद द डायनामिक आईडी। अब जो आईडी रन टाइम पे आएगी उसी आईडी के अगेंस्ट एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगी और एक उस पर्टिकुलर आईडी से रेलेवेंट रिकॉर्ड उठा के लाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ तक हमारा काम जो है वो चल रहा है और एवरीथिंग इज एक्चुअली वर्किंग राइट। इफ आई कैन गो हियर और जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास यूआरएल में दो चीजें आ रही हैं, टाइटल एंड देन द आईडी। एंड देन इफ आई गो बैक यहाँ पे जाऊँ तो स्टिल द सेम थिंग और टाइटल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल थिंग इसको हम कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप का एक कार्ड चाहिए, जस्ट वेरी क्विकली डिटेल पेज के लिए हम बूटस्ट्रैप का एक कार्ड बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम इस पे अपना टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा दें। डिज़ाइन का कोर्स तो नहीं है ऑब्वियसली। सो नाउ कार्ड पे जाएं अगर तो हमें नॉर्मली क्या चाहिए, हमारे पास इमेज तो है नहीं ठीक ब्लॉग में, हालांकि होता तो ज़रा अच्छा होता। बहरकफ ये कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास है, टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन और बटन हम हटा देंगे। सो लेट्स कॉपी दिस पीस ऑफ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं एंड देन हमें इसका गालिबन हेडर भी नहीं चाहिए या अगर चाहिए तो हम लिख देते हैं, फिलहाल फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए दैट्स कैन बी पोस्ट dot title and then what we need is post dot body and then अच्छा एक और काम मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर हम अब इस पे जाएं तो हमारे पास ये पोस्ट टाइटल और पोस्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन के पेज पे हमें सपोज करता हूँ कि यहाँ पे जो ऑथर है इस पर्टिकुलर उसका ब्लॉग का, हमें वो ऑथर की इंफॉर्मेशन भी देनी है। और अगर हम एपीआई पे देखें तो एपीआई पे हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। लेट्स सी इफ आई कैन गो देयर और इफ आई कैन पेस्ट इट ओवर हियर। तो हमारे पास दो चीजें, डेटा का स्ट्रक्चर देखिएगा, हर एक ब्लॉग किसी न किसी यूजर ने अपडेट किया होगा और जिस यूजर ने अपडेट किया है उस यूजर की आईडी यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी ने नीचे 10 यूजर्स भी दिए हुए हैं। अगर यूजर 1 होगा यानी यूजर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी होगी तो इसका मतलब ये ब्लॉग इस वाले यूजर ने पोस्ट किया हुआ। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग की डिटेल पेज पे जाके यहाँ पे फीचर्ड की जगह यानी ये जो यूआई में मेरा ये पार्ट है यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इस ब्लॉग के ऑथर का नाम डिस्प्ले करूँ और भी कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी मैं नेम भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, यूजर नेम भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, ये ऑथर है कहाँ से और इसकी लोकेशन भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि यूजर की लोकेशन भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। मैं इसके लिए यहाँ पे हमें अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इस पोस्ट में या यूं कह लें कि इस पोस्ट में सारा सारा का सारा ब्लॉग तो आ ही रहा है। तो अगर मैं पोस्ट डॉट यूजर आईडी करूंगा तो अगर आप देख लें कि पोस्ट के ऑब्जेक्ट में लेट्स सी पोस्ट्स के ऑब्जेक्ट में मेरे पास यूजर आईडी मौजूद है। तो अगर मैं पोस्ट डॉट यूजर आईडी की रिक्वेस्ट भेजूं इस एंड पॉइंट पे
यूजर्स के एंड पॉइंट पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा यूजर मिल जाएगा। और फिर जिस यूजर ने ये ब्लॉग पोस्ट की होगी उस यूजर का नाम भी मेरे पास आ जाएगा। तो ये ऐसा अक्सर होगा कि आपको एक से ज्यादा एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो करनी पड़े, ठीक है। सो नाउ आई एम डूइंग दैट। मैं इसी यूज इफेक्ट को कॉपी करता हूँ। इससे आपको ये पता चला है कि आप एक ही कंपोनेंट में एक से ज्यादा दफा यूज इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जी यूजर्स, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, post पोस्ट डॉट यूजर आईडी। तो ये पोस्ट डॉट यूजर आईडी का मतलब क्या है कि ये इस पोस्ट से यूजर आईडी निकालेगा और इस नए एंड पॉइंट पे भेजेगा, और यहाँ से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, एक सिंगल यूजर मिलेगा, क्योंकि मैं एक आईडी भेजता हूँ तो मुझे सिंगल यूजर, वो जो सिंगल यूजर मिलेगा मैं उसको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे नई स्टेट में सेव कर लेता हूँ यूजर। और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें एक अगर सिंगल, लेट सपोज अगर मैं यूजर्स /1 भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने इनिशियल स्टेट क्या रखी है, ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे एक यूजर रिटर्न करके देगा, और इस यूजर को मैं उठा के यहाँ से सेट यूजर कर दूंगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब मेरे पास बजाय ये देने के, यहाँ से मैं ये दूंगा कि ये कब रीरेंडर हो, जब यूजर आईडी चेंज हो, ठीक है, अदरवाइज। सो अब मैं सॉरी इस यूजर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यूजर की कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, चाहे नेम डिस्प्ले कराना चाहे, चाहे कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहे, लोकेशन वगैरह। मैप की एपीआई अगर मैं पढ़ाता अभी, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर यूजर की लोकेशन भी शो करता, यानी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं दोबारा एक मैप की एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता, जैसे उबर और करीम वगैरह में होता है। ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैप की भी एपीआई कंज्यूम करना बता सकूं, गूगल मैप की एपीआई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज है। आल्दो हमारे कोर्स के स्कोप में नहीं है, लेकिन आई ट्राई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी AUTHOR, ऑथर, और इस ऑथर की जगह मैं लिखूंगा जी यूजर डॉट नेम, मेकिंग श्योर के यूजर डॉट नेम मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और लेट्स सी, अगर मैं इसको ईमेल या इसका सिटी भी करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। तो इफ आई नाउ कम बैक, तो ये देखें ऑथर जो है हमारा ये है, और हम इस ऑथर को हटा देते हैं बेशक, या ये कर देते हैं, दो डिफरेंट लाइनों में कर देते हैं, व्हाटएवर यू कैन, आई मीन ऑथर दिस, तो हम इसको इसके बजाय कर देते हैं फ्रॉम, इस शहर से, ठीक है। ऑथर दिस फ्रॉम दिस, और नॉट ओनली दिस, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पे जाऊंगा, तो इट हैज गिवन मी एन एरर। वाज दैट एरर बिकॉज, अच्छा ये क्या कह रहा है जी, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास नेम, ये ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड विद की आईडी नेम यूजर ईमेल एड्रेस फोन। अच्छा, यहाँ मैंने कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं रेंडर किया, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये शायद ओके, ये उस एड्रेस की वजह से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने ये कीज को राइटली एक्सेस नहीं किया। यूजर डॉट नेम आ गया, तो यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को तरीका यही है। दैट्स प्रीटी मच लाइक यूजर डॉट ईमेल, ईमेल है ना, पहले इसको देखते हैं, इट इज वर्किंग वेल, ठीक। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं फ्रॉम, इसका ईमेल नहीं है from, अच्छा कुछ का ईमेल नहीं है, जिनका ईमेल नहीं है उनका, अच्छा ये भी एक अच्छी सिचुएशन आ गई। हम ये चेक करेंगे कि अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता है तो फिर ईमेल को डिस्प्ले करें। टर्नरी ऑपरेटर का पता है ना, अगर ये यूजर डॉट ईमेल एग्जिस्ट करता है तो ईमेल डिस्प्ले करे, अदरवाइज क्या करे, नो ईमेल प्रोवाइडेड या ईमेल हिडन। अक्सर आपको
ठीक। सो नाउ इफ आई, इसका ईमेल इज हिडन, ठीक है। अगर इस पे जाएंगे तो इसका ईमेल ऑलरेडी है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं गेट कर पा रहे। यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, दैट शुड बी गेटेबल ना। सो फ्रॉम, ये तो मैंने जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपको। एड्रेस किसकी प्रॉपर्टी है, यूजर की, और डॉट सी आई टी वाई सिटी। So if I now come back here, that's pretty much like this. City, where is city? CITY city. Address dot city dot dot city. Why it is not getting city out of it? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ के सिटीज भी नहीं है। एनीवेज इसको देख लेते हैं हम बाद में, अभी हम अगला काम करते हैं जो एक्चुअल हमारा टारगेट है आज का। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। ऑथर नहीं है, इसका ऑथर, अच्छा ऑथर भी जंप मार के चला जाता है। एक चीज यहाँ देखिएगा कि नॉर्मली ये जो चीज है ना 404, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे किसी तरह आईडी नहीं मिल रही। देख रहे हैं कि जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूजर्स स्लैश आईडी, तो इसका मतलब ये है कि ये आईडी ग्रैब करने में कोई इशू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके, और गालिबन ये दूसरा जो नहीं शो कर रहा ना सेकंड पार्ट, उसका भी शायद यही इशू हो सकता है, बट आई कांट एक्चुअली प्रिडिक्ट और आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन इट राइट नाउ कि क्यों नहीं हो रहा। ये वाली रिक्वेस्ट बेसिकली इशू कर रही है, ठीक है। एंड इफ आई गेट इट आउट ऑफ हियर दिस, हाँ कुछ के वो अच्छा नॉर्मली पता है क्या, हम अभी ये इशू डिटेक्ट कर रहे हैं ना, कोई हमें श्योर नहीं है कि ये इशू हमारा जनरेटेड है या एपीआई ही जो है वो कोई इशू कर रही है या वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड दे नहीं रही। अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि इशू हमारा ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आईडी आ रही है लेकिन वो आईडी रीड होके पेज के ऊपर नहीं आ रही, और दैट्स पेज के ऊपर से मुराद रिक्वेस्ट यूआरएल में नहीं जा रही। और वो मुझे कहाँ से पता चला, ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या जा रहा है, स्लैश यूजर्स स्लैश अनडिफाइंड। इसका मतलब कहाँ अनडिफाइंड जा रहा है, यहाँ पे ये वाला अनडिफाइंड जा रहा है, ठीक है, स्लैश यूजर्स। तो आप यहाँ नेटवर्क सॉरी कंसोल टैब से अपने एपीआई एंड पॉइंट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और ये मतलब नॉर्मली किया जाना चाहिए कि यहाँ क्या बिहेवियर है। तो बेसिकली इशू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी वजह से हमारी ये जो आईडी है, somehow this ID is not getting read on this page, और जब ये इस पेज पे नहीं रीड हो पा रही तो ये आगे भी नहीं जा पा रही। दैट्स प्रोबेबली द इशू। अच्छा मुझे एक इशू समझ आ रहा है, और वो इशू ये हो सकता है प्रोबेबली कि हमारा यूज इफेक्ट चूंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ये यूज इफेक्ट डिपेंड कर रहा है इस यूज इफेक्ट पे। ऑब्वियसली ये जब डाटा रीड होके आएगा, इसको यूजर की या पोस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब पोस्ट के अंदर से यूजर आईडी उठा के मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली एसिंक्रोनस इफेक्ट है। तो हो सकता है कि पोस्ट के रीड होने से पहले ही ये रिक्वेस्ट चली जाए। जब पोस्ट के रीड होने से पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए यूजर आईडी क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, क्योंकि यूजर आईडी किस पे डिपेंडेंट है, इस एपीआई कॉल पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो इट कैन बिकम अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू हैंडल इट प्रॉपर्ली। सो मैं इसको फॉर द टाइमिंग आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए, लेकिन हम इसको प्रॉपर्ली एसिंक अवेट लगा के इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एसिंक अवेट क्या है, दैट्स द सेपरेट स्टोरी, एंड आई विल डेफिनेटली कवर इन वन ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि आपको जब एक से ज्यादा रिसोर्सेज जो एक दूसरे पर डिपेंड करें, उनमें से कैसे डाटा लेना है या कैसे डाटा फेच करना है। अब अगला पार्ट हमारा ये है बेसिकली कि हमने एक फॉर्म बनाना है। अच्छा पहले तो इसके ऊपर भी हेडर होना चाहिए ताकि मुझे मैनुअली बैक के बटन पे क्लिक करके बैक पे ना जाना पड़े, बल्कि हेडर तो इधर भी नहीं हमने बनाया और ये हेडर है।
होना ये चाहिए नॉर्मली कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार होनी चाहिए और उस पे होम का बटन होना चाहिए। जब होम पे क्लिक करें तो हम ब्राउजर के बैक बटन को मोस्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। एनीवे, वो भी हम काम कर लेंगे। बहरहाल अभी के लिए हम ये काम करते हैं कि हम एक नया फॉर्म बनाते हैं और एटलीस्ट ये 2 चीज़ें ब्लॉग का टाइटल और ब्लॉग की बॉडी, ये यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेते हैं और ये इनपुट देके हम एपीआई को पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के सर्वर पे डाटा पोस्ट करते हैं। दैट्स द नेक्स्ट जॉब। नॉर्मली एडमिन का ये काम होता है या फंक्शन होता है। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ उनमें से ये है कि हमने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और इससे पहले हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया तो हम बेसिकली आज ही के लेक्चर में फॉर्म हैंडलिंग भी सीख रहे होंगे। सो लेट्स क्रिएट अनदर पेज और इसको हम कहेंगे जी फॉर एग्जांपल एड ब्लॉग डॉट जेएसएक्स और इसको हम करेंगे जी दिस। इसके अंदर हम छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जिसमें 2 फील्ड्स होंगी एटलीस्ट, क्योंकि हमें बेसिकली जो डेटा भेजना है वो क्या भेजना है, एक टाइटल और एक बॉडी। ये आईडी नॉर्मली हम यूनिकली जनरेट करवाते हैं सिस्टम से, यूजर से कभी भी आईडी नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि यूजर कैन एक्चुअली डुप्लीकेट द आईडीज। हो सकता है यूजर 2 या 3 या कोई से एक से ज्यादा ब्लॉक को सेम आईडी दे दे, क्योंकि यूजर को तो नहीं पता होता। आईडी हम नॉर्मली डिस्प्ले थोड़ी कराते हैं, तो उसको तो नहीं पता होता कि ये आईडी ऑलरेडी किसी ब्लॉक की है या नहीं है। एक चीज हम चेक कर सकते हैं कि सिस्टम पे ही चेक लगा सकते हैं कि वो पहले जाके चेक करे कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो सेम आईडी को स्टोर ना करने दे, अदरवाइज वो स्टोर करने दे। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप आईडी जो है वो ऑटो जनरेट करवाएं किसी तरह सिस्टम में। बाद में जब हम डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो डेटाबेसेस में ये सिस्टम्स ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद हैं कि वो ऑटो जनरेट करता है आईडी, और वो मेक श्योर करता है कि आईडी डुप्लीकेट ना हो। उसके बाद यूजर आईडी, हम नॉर्मली जब लॉगिन का फीचर इंप्लीमेंट करते हैं तो यूजर आईडी भी हम यूजर से फॉर्म पे नहीं लेते, बल्कि यूजर आईडी हम नॉर्मली लॉग्ड इन यूजर की ऑटोमेटिक पिक कर लेते हैं जब हम सेशन वगैरह को स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यूजर आईडी भी हम यूजर से नहीं लेंगे और आईडी भी हम यूजर से नहीं लेंगे। हम सिर्फ क्या लेंगे, 2 फील्ड देंगे, टाइटल और बॉडी, और इनको सर्वर पे भेजेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। सो लेट्स डिजाइन अ फॉर्म फर्स्ट, ताकि हम उसकी बेस पे यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो कम हियर इनसाइड द फॉर्म्स सेक्शन, और अगर आप फॉर्म सेक्शन में जाएंगे तो फॉर्म कंट्रोल्स में जाएं, बल्कि लेआउट्स में जाएं तो यहाँ बने बने फॉर्म मिल जाएंगे आपको। ठीक। सो ये 2 हैं और हमें 2 ही चाहिए, साथ में एक बटन भी चाहिए। लेट्स सी कि इफ वी कैन गेट एनी फॉर्म विद 2 इनपुट बॉक्सेस along with the button 3। I think this can be used as, बल्कि ये भी ड्रॉप डाउन है, so we can use this pretty much, this or this। ठीक, हम ये 2 इनपुट बॉक्सेस एक बटन, बाकी हम बीच में से चीजें डिलीट कर देंगे। सो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे वापस आके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें, तो फॉर्मेट करें, और ये जो आपके रेडियो बटन्स वगैरह हैं, लेट्स सी वी डोंट नीड दिस, लेट्स रिमूव दिस पार्ट, we don't need this field set as well, so let's remove this part as well। अब हमें 2 सिर्फ इनपुट चाहिए। ये must be a closing tag to avoid JSX error, must be closing tag। so add block का हमारे पास आ गया, ये बन गया। हम इसे कहेंगे जी कि that is going to be save blog, और ये ईमेल की जगह blog title, and then this is going to be blog description, this is going to be text rather than password, this is going to be like DESCRIP description। और नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि इनपुट फील्ड में एक नेम का एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। ठीक है, हर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करने के लिए हमें लेटर ऑन काम आएगा, तो ये नेम का एट्रीब्यूट, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन दे दें, कुछ भी दे सकते हैं टू बी मोर मीनिंगफुल। मैंने इसको क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन, और दैट्स ओके। और इसी तरह यहाँ पे इनपुट फील्ड 3 के बजाय इसको क्या करते हैं जी, टाइटल, और इसको भी ईमेल की जगह टेक्स्ट दे दें, और इसको भी
नेम दे दें विच इज टाइटल। दैट्स प्रीटी मच अबाउट द बेसिक फॉर्म। ये फॉर्म के टैग के अंदर है। नाउ इफ आई कैन गो, बल्कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे इसे राउट में डालना पड़ेगा। सो लेट्स कम बैक ओवर हियर और यहाँ पे एक दे दें जी ऐड ब्लॉग के नाम से। वी डोंट नीड दीज आईडीज एंड स्लग मोर। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, ऐड ब्लॉग। दैट्स प्रीटी मच इट। और अब हम अगर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्लैश ऐड blog, so we can have this pretty much like blog. Got it? अब हम इसको नॉर्मली राउट में रखेंगे, यानी किसी बटन के क्लिक पे यहाँ पे पहुंचना होगा। तो हमें अब क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास नॉर्मली मेन्यू में बटन हो, यहाँ मेन्यू हो हेडर में, और मेन्यू में जो बटन हो ऐड ब्लॉक पे जाना चाहिए डिफरेंट पेजेस पे मूवमेंट के लिए वो। उसके लिए भी हम बूटस्ट्रैप की हेल्प लेते हैं। तो जस्ट क्विकली बनाना तो है ये अभी या बाद में। सो नेव बार पे आए, इस नेव बार को क्लिक करें और हेडर का कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है जो हर पेज पे रिपीट होना है। तो हम इस हेडर के कंपोनेंट में जाके ये मेन्यू डाल देते हैं। इस मेन्यू में ये सर्च वाला फॉर्म हटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एचआर को हम सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं जस्ट टू अवॉइड द जेएसएक्स एरर। और इफ आई नाउ कम बैक, तो ये मेरा टॉप पे आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दूं MB4 so that it gets separated from the rest of the content। और फिर मैं ये लिंक्स चेंज कर देता हूँ। अब मेरे पास दो पेजेस हैं जिनके दरमियान मैंने मूव करना है। एक होम का है, तो नेव बार पे मैं होम लगा देता हूँ। सो लेट मी रिप्लेस इट विद द लिंक टैग और इसको मैं दे देता हूँ जी टू। दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। जब भी नेव पे क्लिक हो तो ये होम पे चला जाएगा। एंड देन लिंक मेक श्योर इट इज इंक्लूडेड और href यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पे होम के बजाय इसे क्या कह देता हूँ, ऐड न्यू ब्लॉग। और इसको भी मैं कर देता हूँ जी लिंक। दैट्स गोइंग टू बी अ लिंक एज वेल। और यहाँ पे ये हट जाएगा जी, टू आ जाएगा और यहाँ पे हम कहेंगे जी स्लैश ऐड ब्लॉग। राउट में और क्या क्या है, होम है, और अच्छा ये तो हम ज़ाहिर है उस इंडिविजुअल ब्लॉग पे क्लिक करके भेजेंगे इसलिए। और बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जब जब मुझे चाहिए होगी एक रहने देता हूँ, ताकि जब मुझे बाकी चीज़ें चाहिए हो तो मैं उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके लिख दूँ। सो दैट्स प्रीटी मच इट। होम पे क्लिक करूँगा, ऑलरेडी होम पे हूँ। ऐड न्यू ब्लॉग पे करूँगा इधर। अब ऐड न्यू ब्लॉग के ऊपर भी हेडर जाके ऐड कर दूँ ताकि नेविगेशन सारे पेज पे आ जाए। सो लेट्स सी, ऐड ब्लॉग पे जाके यहाँ पे मुझे क्या करना है, हेडर पे इसको ऐड करना है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, फिर ऐड न्यू ब्लॉग पे जाऊँगा। दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू हैंडल द फॉर्म्स। और फॉर्म के इनपुट को कैसे लेना है इस पे हम बहस करते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर्म हैंडलिंग के लिए और फॉर्म की डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जिसे हम फॉर्मेक कहते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत सिंपल फॉर्म है तो आपको नॉर्मल मैनुअल तरीका भी आना चाहिए। तो पहले हम मैनुअल तरीका पढ़ेंगे और फिर हम प्रॉपर लाइब्रेरी को यूज करेंगे, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रोफेशनल वे है फॉर्म को हैंडल करने का। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं इनकी स्टेट मैनेज करूंगा। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल टू स्टोर द डेटा। हमने जो भी यूजर से यहाँ पे डेटा लेना है उसको बैकएंड पे कहाँ स्टोर करना है, किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल में स्टोर करने का तरीका हमने रिएक्ट में क्या पढ़ा हुआ है, स्टेट। ठीक, तो हमें बेसिकली दो इनपुट बॉक्सेस हैं, तो हमें कितनी स्टेट्स चाहिए होंगी, दो। एक में हम टाइटल को स्टोर करेंगे, दूसरे को हम डिस्क्रिप्शन को। सो लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर एड ब्लॉक फॉर्म, और इसमें हम दो स्टेट्स डिक्लेयर करते हैं, फॉर वन फॉर द टाइटल एंड अदर फॉर द तो टाइटल हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो इनिशियली उसकी जो इनिशियल स्टेट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी हमारा स्ट्रिंग होगा, तो इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, टाइटल के लिए जो स्टेट वेरिएबल नेम है वो होगा
टाइटल एंड सेट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन और सेट डिस्क्रिप्शन, दैट्स प्रीटी मच इट। और फिर अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा एक चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा अभी। नॉर्मली मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो कुछ भी यहाँ टाइप करे ना, वो स्टेट वेरिएबल में जाके सेव हो जाए। यानी वो सबमिट के बटन का इंतज़ार ना करे, सेव के बटन का इंतज़ार तो तब करे कि सेव के बटन में, यानी जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, तो तब सेव उसे एपीआई की रिक्वेस्ट भेजे सर्वर पे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो ही कुछ टाइप करूँ, तो ये जो टाइप जो भी मैं करूँ, साथ-साथ ये कहाँ स्टोर होता जाए? स्टेट वेरिएबल में सेव होता जाए। अब उसके लिए ऑब्वियसली मुझे अनक्लिक के इवेंट का इंतज़ार तो नहीं करना कि जब यूज़र कुछ टाइप करके क्लिक के बटन पे क्लिक करेगा, तो फिर जाके वो स्टेट में सेव हो और सारा काम हो। तो जब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल क्यू लिखा, इट शुड गो एंड स्टोर इनटू द स्टेट। अगर मैं एस लिखा, तो ये अब क्या होना चाहिए? स्टेट में सेव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये काम करने के लिए मुझे सबसे पहले इनपुट में जो चेंज अकर हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है। चेंज अकर होने का मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इन द पेज। वैसे आपको मैं इवेंट्स की बता दूं टाइप। अगर मैं किसी इनपुट बॉक्स में फोकस्ड नहीं हूं ना, फोकस किसको कहते हैं? जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब क्या है? इनपुट ने फोकस गेट कर लिया। और जब मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये ब्लर हो गया। ठीक। तो ये दो इवेंट्स के नाम याद रखिएगा, एक फोकस और एक ब्लर। मैं और तीसरा, ये फोकस है, ये ब्लर है, और ये फोकस होने के बाद अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, कुछ लिख दूं, तो ये कौन सा इवेंट हुआ है? चेंज। तीन इवेंट्स का जिक्र किया और ये तीनों इवेंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला इवेंट कौन सा बताया मैंने? फोकस। दूसरा इवेंट कौन सा बताया मैंने? ब्लर। और तीसरा इवेंट कौन सा बताया मैंने? चेंज। तो मुझे कोई भी वैल्यू जो यूजर इनपुट बॉक्स में इंटर करेगा, उसको स्टेट में सेव करने के लिए कौन सा इवेंट हैंडल करना होगा? चेंज इवेंट हैंडल करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब फोकस हो तब कुछ भी स्टोर ना करें, क्योंकि यूजर ने कुछ एंटर ही नहीं किया, सिर्फ फोकस किए। तो अब स्टोरेज का तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो स्टोर कब करे? जब यूजर कोई एंटर करे। तो जब यूजर कोई एंटर, यानी कोई भी कैरेक्टर एंटर करेगा, तो इसका मतलब इनपुट बॉक्स में कोई चेंज आई है। अच्छा, ये तो आप कह सकते हैं कि न्यू, ये यूं भी हो सकता है कि इसने कुछ मिटा दिया है, वो भी तो चेंज है। तो मैं कहता हूं कि यूजर जब भी इनपुट बॉक्स के अंदर कर्सर रख के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, दैट शुड बी अ चेंज इवेंट। सो लेट्स हैंडल दैट इवेंट फर्स्ट। तो चेंज इवेंट या चेंज जो इवेंट है, वो किससे एसोसिएट होता है? हमेशा इनपुट बॉक्सेस के साथ या फॉर्म इनपुट फील्ड्स के साथ। वो इनपुट चेक बॉक्स भी हो सकता है, रेडियो बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। तो सब में जो भी चेंज अगर होगा, तो चेंज इवेंट होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे बटन पे ऑन क्लिक करता होता हूँ ना, वैसे ही इनपुट बॉक्स जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या लगाएंगे? ऑन चेंज का इवेंट। और मैं इसको लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल HANDLE। यानी क्योंकि ये टाइटल की फील्ड है, तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ? हैंडल टाइटल। यानी एक फंक्शन है जिसको मैं यहाँ डिफाइन करने लगा हूँ। कॉन्स्ट, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको पता है कि फंक्शन जब हम अपना यूजर डिफाइन बनाते हैं, तो उसका नाम डजंट मैटर। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ जी हेलो, जस्ट टू सी कि क्या मेरा ये चेंज हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ इफ आई क्लिक ऑन द इंस्पेक्ट एलिमेंट, इफ आई गो टू द सोर्स, ये वार्निंग सारी मैं रिमूव करनी चाहिए ताकि मैं ये तंग ना करें बार बार। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, नथिंग हैपेंस, लेकिन द मोमेंट आई हिट एंटर, इट शोज हेलो। और जब जितनी दफा मैं करूंगा, कैन यू सी दिस, इवन रिमूव भी कर रहा हूँ, तो वो चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। तो इधर आई ऐड समथिंग और आई रिमूव समथिंग, change is happening in the input box, and that change is detected and grabbed or listened by the on change event, and it fires the function which I provided on the right side, like this. When it fires the function actually comes and displays the hello world message. ठीक है? So now इसी तरह मुझे ये चेंज इवेंट हैंडल करना है, इसके साथ भी, डिस्क्रिप्शन के साथ भी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? हैंडल डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैं const दिस 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 दिस, और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी हेलो description. So if I now come back and remove this and write something hello title, और यहाँ पे लिखूंगा तो hello description, इसका मतलब the change is actually being detected by both of the input boxes and the corresponding message is getting displayed. अच्छा, उसके बाद
नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए, अगर इससे पहले नहीं पता, अगर आपको HTML आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको पता है कि जब भी आप कोई भी इनपुट बॉक्सेस या सर्वर पे डेटा पोस्ट करते हैं, तो आप हमेशा तमाम इनपुट एलिमेंट्स को फॉर्म के अंदर रखते हैं, ठीक? तो जब तक आप फॉर्म के अंदर नहीं रखेंगे, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हो भी जाता है, बगैर विदाउट इवन प्लेसिंग इट इनसाइड द फॉर्म टैग, लेकिन दिस इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड सेज दैट वी आर सपोज्ड टू प्लेस ऑल द इनपुट एलिमेंट्स इनसाइड द फॉर्म टैग। तो ये फॉर्म टैग मेरा ऑलरेडी मौजूद है। इस फॉर्म टैग के लिए आपको एक और इवेंट हैंडल फॉर्म के, जैसे मैंने कहा था ना शुरू में जब आपको इवेंट्स के एग्जांपल समझा रहा था, तो मैंने कहा था कुछ होते हैं माउस इवेंट्स, कुछ होते हैं कीबोर्ड इवेंट्स, कुछ होते हैं फॉर्म इवेंट्स, कुछ होते हैं विंडो इवेंट्स, कुछ होते हैं डॉक्यूमेंट इवेंट्स। तो इसी तरह जब फॉर्म सबमिट होता है, तो फॉर्म का भी एक इवेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑन सबमिट। और इसको हम लिख देते हैं जी हैंडल सबमिट। और इस हैंडल सबमिट को भी हम यहाँ पे कॉन्स्ट दिस 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 दिस, दो अभी हम डायरेक्टली हैंडल सबमिट में करने कुछ नहीं जा रहे, लेकिन लेटर ऑन वी ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट इट। हेलो फॉर्म सबमिशन, ठीक। और ये कब फायर होगा, जब मैं ऑब्वियसली इस फॉर्म के बटन पे क्लिक करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी, नजर आया आपको हल्का सा जर्क, हेलो फॉर्म सबमिशन आके वापस गायब हो जाता है, ठीक। सो इसका मतलब ये काम कर रहा है। अच्छा, ये आके गायब क्यों हो जाता है और वो परमानेंट स्टे क्यों नहीं करता, दैट हैज अ रीजन, और उस रीजन पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि जब भी इनपुट बॉक्स में, यानी फिलहाल मैं सिर्फ टाइटल की बात करता हूँ, जब भी टाइटल के इनपुट फील्ड में कोई कैरेक्टर या कोई चेंज अकर होता है, तो वो जो चेंज अकर होने का मतलब है कोई कैरेक्टर लिखा गया है उसमें, वो कैरेक्टर कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट इस लोकल स्टेट में सेव होना चाहिए। तो अभी तक तो वो सेव नहीं हो रहा, तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई चेंज आए, तो हैंडल टाइटल कॉल करे, हैंडल टाइटल करके इधर अंदर आ जाए, और जब ये अंदर अंदर आए, तो ये क्या करे, सेट टाइटल, और यहाँ पे क्या करे, जो भी नई वैल्यू आए उसको सेट टाइटल के जरिए अपडेट कर दे, ठीक। अब वो नई वैल्यू आएगी कहाँ से, या पता कैसे चलेगा इसको कि इसमें वैल्यू आई है या नहीं आई। तो नॉर्मली याद रखिएगा, ये जो अभी मैंने आपको फॉर्म सबमिशन पे वो कहा है ना, जर्क मार के चला जाता है, उसका ताल्लुक भी इसी चीज से जो अभी बताने लगा हूं। नॉर्मली जब भी कभी आपको पता है ना कि फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, ठीक है। और जब फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, तो जहां फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, वहां वो पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट रिसीव होते हैं। जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखें और उसे किसी भी इवेंट हैंडलर के साथ एसोसिएट करें, ऑन क्लिक हो, ऑन चेंज हो, या ऑन सबमिट हो, कुछ भी हो, अगर उस फंक्शन में कोई पैरामीटर ना हो, फिर तो आप उसे नॉर्मली ऐसे ही लिख सकते हैं बतौर वेरिएबल नेम। लेकिन अगर इस फंक्शन में कोई पैरामीटर या कोई आर्गुमेंट जाना हो साथ, तो फिर आप कभी भी इसको इस नॉर्मल अंदाज में नहीं लिखेंगे या नहीं लिख सकते। आई रिपीट, जब भी कोई फंक्शन कोई आर्गुमेंट ना ले रहा हो, तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑन चेंज और नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच द रेफरेंस ऑफ द फंक्शन इज गेटिंग स्टोर्ड। लेकिन जब कोई आर्गुमेंट हो, तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर आप इसको कॉल बैक फंक्शन में लिखेंगे, लाइक दिस। करेक्ट, यानी ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, और मैं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल करूं, दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर से मैं एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूं विच इज दिस वन। ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे यहां एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करना था। अब जरा अगली बात भी गौर से सुनिएगा कि नॉर्मली जब भी हम इवेंट हैंडल करते हैं, चाहे वो ऑन क्लिक हो, चाहे वो ऑन ब्लर हो, चाहे वो ऑन फोकस हो, चाहे वो ऑन चेंज हो, चाहे वो ऑन सबमिट हो, कोई भी इवेंट हो, जब हम उसे हैंडल करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली एक इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। वो ऑब्जेक्ट हम यहां पे कैच कर सकते हैं इन एनी ऑफ द वेरिएबल्स। आई रिपीट, ये बाय डिफॉल्ट है, ये इम्प्लिसिट है कि जावास्क्रिप्ट खुद से एक इवेंट का ऑब्जेक्ट फायर करता है जब हम किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं। और वो इवेंट का ऑब्जेक्ट, आई रिपीट, ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, हम उसे किसी भी वेरिएबल में सेव कर दें, यहाँ ई लिख दें,
इवेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। ये सिर्फ ऑन चेंज के साथ नहीं है, ये ऑन सबमिट के साथ भी ऐसा ही होगा, ये ऑन क्लिक के साथ भी ऐसा ही, ऑन हर एक। अब आज से पहले हमने इसकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। आज पहली दफा इसकी जरूरत पड़ी, तो मैं बता रहा हूं कि जब भी ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, जो भी इवेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा और हम उसको एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं। यही इवेंट ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूं इस फंक्शन को। ये फंक्शन इधर आ रहा है, अब यहां से मैं पास कर रहा हूं तो यहाँ रिसीव भी तो करना है ना, इसको मैं ई में रिसीव करता हूं। और फिलहाल ये दिखाने के लिए कि इस ई के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कंसोल डॉट लॉग। अब दो चीजें मुझे दिखानी है। पहली चीज तो क्या ये इवेंट थ्रो होता भी है या नहीं होता, और दूसरा अगर ये थ्रो होता है तो फिर यहाँ ये पकड़ा जाएगा, यहाँ से ये आगे पास होगा, यहाँ ये रिसीव होगा और यहाँ ये कंसोल होगा। यानी अब जब मैं टाइटल के इनपुट बॉक्स में कोई चेंज करूंगा तो मुझे कंसोल पे क्या दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली थ्रो कर रहा है, हम उसे कैच करके पास करके कंसोल कर रहे हैं। लेट्स सी, यहां पे मैं आता हूं, मैंने सिर्फ लिखा ए। कोई भी चेंज अकर हुआ तो जब भी चेंज यानी जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होता है या इवेंट अकर होता है या इवेंट ट्रिगर होता है, तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली एक इवेंट का ऑब्जेक्ट भी साथ फायर करता है। वो ऑब्जेक्ट हमने आज स्केच किया और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? यानी ये सिंथेटिक बेस्ड इवेंट कह लें उसको। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि ऑब्वियसली यू कांट अंडरस्टैंड इट फुली एट दिस मोमेंट। ठीक, तो हम इसमें से सिर्फ अपने मतलब की इंफॉर्मेशन फिलहाल चूज करेंगे। इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में फिलहाल बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम किया हुई, सारी इंफॉर्मेशन काम किया हुई, जावास्क्रिप्ट में यूजलेस चीज तो कोई भी नहीं डाली। हमारे काम की सिर्फ एक इस वक्त चीज है विच इज टारगेट। अगर मैं इस पे हॉवर करूं तो कैन यू सी द थिंग विच इज गेटिंग हाईलाइटेड? इसका मतलब टारगेट का क्या मतलब है? जिस एलिमेंट में चेंज अकर हुआ है वो खुद क्या कहलाता है? इसका मतलब इवेंट का टारगेट कौन है? वो एलिमेंट जिस पे इवेंट लगा है। क्लियर? अगर मैं यही इवेंट का ऑब्जेक्ट इसके साथ एसोसिएट करूंगा, उस पे हॉवर करूंगा, तो वो टारगेट कौन शो करेगा? ये शो करेगा। तो इसका मतलब ये जो इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है टारगेट, जिसका मतलब क्या होता है? वही एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट कौन सा होता है? वही एलिमेंट जिसके ऊपर इवेंट अकर हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इसके अंदर फिर एक चीज है, डॉट वैल्यू। ठीक, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, मुझे पूरा इवेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? इवेंट डॉट टारगेट। अब देख लिया ना, इवेंट के अंदर प्रॉपर्टी थी, इवेंट किसने दिया? बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट ने दिया, और टारगेट उसके अंदर प्रॉपर्टी थी। अब मैं अगर यहां लिखूंगा ए, तो मुझे उसने क्या दे दिया? वो पूरा का पूरा टारगेट एलिमेंट। गॉट इट? अब आपको ये पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन इनपुट एलिमेंट में एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी होती है, और वो अभी मैंने दिखा भी दिया आपको। और अगर आप न भी नजर आई कहीं, तो आपको ये भी पता है कि आपको वैल्यू की प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हो, यानी वो एट्रीब्यूट इसका होता है। ठीक है? तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने कहा जी ई डॉट टारगेट, और आपने टारगेट के अंदर देखा था एक और प्रॉपर्टी विच वाज द वैल्यू। और अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे और फिर इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ लिखूंगा ए, एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू विच इज बीइंग टाइप्ड इन द टारगेट एलिमेंट। और नॉट ओनली दिस, if I remove this, that got removed, and if I write anything, I am getting every character immediately. अभी तक ये कहीं सेव नहीं हो रहा, अभी तक सिर्फ ये क्या हो रहा है? वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। आई हैव टू सेव दिस वैल्यू इन द state. Make sense? Now, if I go back, nothing would get consoled, but everything would get stored into the title state. कंसोल कुछ नहीं हुआ। अगर मैं आपको ये मेक श्योर करने के लिए कि हाँ सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, इस इनपुट के नीचे फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक पी लिखता हूं और इस पी में ये टाइटल दे देता हूं, ताकि मुझे पता चले कि रियल टाइम पे वैल्यू स्टेट में सेव हो रही है या नहीं हो रही।
सो इफ आई कम बैक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू द स्टेट व्हिच इज टाइटल इन दिस केस। गॉट इट? नाउ ये मैंने जस्ट टेस्ट के लिए दिखाई है आपको कि टाइटल में स्टोर हो रही है। एग्जैक्टली आपको ये जो चीज मैंने बताई है ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि अगर किसी भी कोई भी फंक्शन कोई पैरामीटर ना ले रहा हो, उसको कॉल करने का ये तरीका है नॉर्मल सिंपल, जैसे हैंडल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आपको उसको कोई पैरामीटर पास करना है तो आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो ये चेंज का इंतजार ही नहीं करेगा, ये फंक्शन डायरेक्ट फायर हो जाएगा। गॉट इट? तो कॉल बैक का फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉल मी बैक व्हेन समथिंग हैपेंस। तो मैं इसलिए इस फंक्शन को यूं कॉल करता हूं, मैं नहीं करता, स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, एनीवेज, तो अब हमने इसके साथ भी वही काम करना है, क्योंकि इसके साथ भी हमने इवेंट का वो भेजना है ना, दिस दिस। ये जरूरी है कि इवेंट इवेंट ही नाम हो, इसको नाम यहाँ ई रख सकते हैं, यहाँ भी ई रख सकते हैं और यहाँ भी ई रख सकते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो वेरिएबल है ना, असल चीज क्या मैटर करती है, जो इसके अंदर आने वाली वैल्यू है वो मैटर करती है। और इसके साथ भी मैं यही काम करूंगा, सेट डिस्क्रिप्शन और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मेकिंग सेंस? नाउ जस्ट टू चेक अगेन, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा जी, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, टाइटल। ठीक, एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ अगर आपको ये लगता है यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, ठीक, तो क्या करें, इस पूरे को कॉपी करें और बजाय ये तरद्दुद करने के यहाँ ये कर दें। शॉर्टर वे, इसको कर दें डिलीट, यहाँ ये कर दें, कोई कर दें डिलीट। ठीक, ये मैंने कॉल बैक बनाना है इसको। ठीक, एंड इट वुड वर्क एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। मैंने हटा दिया नीचे से लॉग। ठीक, सो दिस इज इवन द शॉर्टर वे। अगर लगता है यार इतने फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे, तो वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन अब यू कैन इवन डू अ शॉर्टर वे राइट ओवर हियर। अच्छा, अब वैल्यू सेव हो गई हमारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो वेरिएबल्स में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू आए उसको अपने पास नहीं रखना, सर्वर पे पोस्ट करना है, सर्वर को भेजना है, एंड दिस इज वेयर हैंडल सबमिट गेट्स इनटू एक्शन। नाउ अच्छा, एक तरीका ये है कि अब मुझे, मैंने कहा ना कि आपको ई यहां से पास करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, लेकिन मसला ये है कि मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे, यानी बाय डिफॉल्ट ये ऐसा क्यों है कि मतलब मुझे एक हल्का सा झटका मार के वापस अपना चला जाता है। ऐसा इसलिए है कि फॉर्म, जैसे एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है, ऐसे ही फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि ये जो भी फॉर्म का डाटा है बाय डिफॉल्ट वो लेके रिक्वेस्ट को कहाँ सबमिट करता है, सर्वर पे सबमिट करता है। अब जब ये फॉर्म सर्वर पे सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश हो जाता है, जाहिर है जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से वापस रिस्पांस आता है, तो पेज ने तो रिफ्रेश होना है। रिएक्ट तो इस स्टाइल को डिस्करेज करता है, रिएक्ट को कहता है यार ये तो सिंगल पेज ऐप है, इसमें तो सर्वर को इस तरह पूरा पेज रिफ्रेश तो नहीं होगा ये सर्वर। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को खत्म करेंगे। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, पेज को उठा के सर्वर पे सबमिट करना। हम पेज को सबमिट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को सर्वर पे सबमिट करेंगे, और वो भी एपीआई के थ्रू।
ये स्टाइल तब इस्तेमाल होता है जब आप एपीआईज को इस्तेमाल ना कर रहे हो, आप पूरे के पूरे पेज को उठा के सर्वर पे पोस्ट करें। तो सबसे पहला काम, ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि एंकर टैग की तरह फॉर्म के टैग का भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि ये पूरे के पूरे फॉर्म को उठा के सर्वर पे पोस्ट करता है। ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक? इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ फिर क्या करेंगे? वही ई, गॉट इट? और इसके अंदर आके ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है? यानी जो ही हैंडल सबमिट कॉल होगा, अंदर आके सबसे पहले क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सर्वर का है उसको क्या करेगा? फॉर्म का उसे प्रिवेंट करेगा। और ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर का बिल्ट इन फंक्शन हमें किसके थ्रू मिलता है? उसी इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब अगर मैं इस पे जाऊँ और यहाँ रिफ्रेश करूँ तो कैन यू सी दैट हेलो फॉर्म सबमिशन। अब आप मुझे कहेंगे जी आपने अब आपने तो यहाँ पैरामीटर पास ही नहीं किया, ई वाला। तो ये जो ई है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे पास करें या ना करें ये रिसीव होता है। हर इवेंट हैंडलर के साथ ये मौजूद होता है। These are the different possibilities for the usages। अच्छा, आप अगर ये करना चाहें यू कैन डू दैट टू, कोई मसला नहीं। अब एग्जैक्टली जो ऊपर वाला दूसरे मेथड, लेकिन जो मैं एक ही चीज को डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूँ कि किसी ट्यूटोरियल को आप अगर देखेंगे तो कहीं ये हुआ होगा, कहीं वो हुआ होगा, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए, ठीक? ये भी ठीक है। दिस हैज बिकम इवन शॉर्टर, ठीक। अब इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या हो गया? प्रिवेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरे इस पे हैं, तो उनको किधर भेजना है? सर्वर पे भेजना है। सो सर्वर पे भेजने के लिए हमारे पास एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में आए और इसने बताया हुआ है कि सर्वर पे आप कैसे भेज सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द गाइड और ये देख लें। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी ना दें तो गेट रिक्वेस्ट ट्रीट होगी, और अगर हम यहाँ पे गेट के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट देना चाहें तो हमें 2-3 चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक? सो लेट्स सी। सबसे पहले ये वाली चीज तो आपको पता ही है, फेच बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है? गेट की। तो ये वाला एंड पॉइंट जो अभी तक मैंने लिखा है ये कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा? गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा। मैं इसके साथ कॉमा दे के एक ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक? इस ऑब्जेक्ट में एडिशनल मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होगी रिक्वेस्ट से रिलेटेड। यार ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है? तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि इस रिक्वेस्ट की टाइप में मेथड क्या है, पोस्ट। क्यों? क्योंकि मैं ये डाटा सर्वर पे पोस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कितने मेथड बताए हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 हम करेंगे। वैसे और भी होते हैं, पैच 5 हम करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इस रिक्वेस्ट के ऊपर डाटा भेज रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर क्या है? वो कह रहा है रिक्वेस्ट की बॉडी, ठीक? नॉर्मली बहुत ज्यादा हमने कहा था कि नेटवर्क पे डेटा एक्सचेंज का सबसे रिच और फेमस फॉर्मेट कौन सा है? जेसन। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है ना, टाइटल भी स्ट्रिंग है और डिस्क्रिप्शन भी। तो हम क्या करेंगे? हमें भेजनी किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट भी प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट नहीं, जेसन का ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट है नेटवर्क पे डाटा एक्सचेंज करने का, क्योंकि अभी हम डाटा को किधर भेज रहे हैं? हमारी एप्लीकेशन से बाहर जा रहा है ना, नेटवर्क पे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जी लॉग, और इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? टाइटल इज गोइंग टू बी दिस टाइटल विच इज इन हियर, और नहीं, हमने इस की को फॉलो करना है जो स्टैंडर्ड हमें बताया गया। बॉडी है ना उसकी, बॉडी, बॉडी इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्शन, दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन ये तो काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है? क्या होना चाहिए? यूजर आईडी भी होनी चाहिए। देखिए ना, हम अभी नहीं कर रहे ना, तो हम कुछ ना कुछ तो भेजना है, क्योंकि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है कि यूजर आईडी। तो अभी हम लॉगिन वाला सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, ताकि हम लॉगिन से यूजर की आईडी ले लें। तो हम क्या करते हैं? मैनुअली कोई आईडी जनरेट कर लेते हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यूजर
आईडी दैट्स गोइंग टू बी 1 भेज देते हैं। सपोज करते हैं कि सारे ब्लॉग यूजर 1 ही जनरेट करेगा, अदरवाइज हम रैंडम आईडी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और रैंडम आईडी जनरेट करने का तरीका भी है एक। खैर अभी हम एक ही रखते हैं ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट तो भेज सकें ना सक्सेसफुली। अब ये ब्लॉग, इसका मसला ये है कि ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, जेसन। तो हमें यहाँ पे बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वो जो काम हम वेब पे जाके नहीं करते थे कि कन्वर्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू जेसन, ये फंक्शन वही काम करता है कि जितना भी प्लेन ऑब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, जेसन में। तो ये क्या कर रहा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस पूरे ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये सेकंड पैरामीटर है जो हमें यहाँ मिल रहा है। इसने खुद जेसन स्ट्रिंगिफाई में पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज पास कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट पहले बना के इसमें पास किया। और तीसरी चीज ये हेडर की इन्फॉर्मेशन एडिशनली आप एज इट इज उठा लें और ये एज इट इज यहाँ पे डाल दें। ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, ये सारा का सारा उस एपीआई की रिक्वेस्ट के लिए चाहिए जो हम रिमोट भेज रहे हैं, ठीक। अब वो क्या कहता है, आखिरी तो आपको पता ही है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन और कंसोल डॉट। तो ये हमें क्या कह रहा है कि आपका आउटपुट ये आना चाहिए, आईडी ऑटो जनरेट होनी चाहिए। आईडी हमने नहीं दी तो उसने 101 दे दी क्योंकि 100 पहले से स्टोर्ड है, ठीक। ये रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए तो हमारे पास इंडिकेशन होगी कि हमारा डेटा सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो समथिंग वुड बी रॉन्ग। इंपॉर्टेंटली ये नोट करना है कि हमारा डेटा सर्वर पे जाके क्रिएट नहीं होगा, ये जस्ट सिमुलेशन होगी। एनीवेज, सो मैं डॉट देन और डॉट देन ये यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। एक ही लाइन में कर दें, चेनिंग के लिए आप मल्टीपल लाइंस में कर दें, दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स फॉर द रीडेबिलिटी। सो नाउ कंप्लीट फ्लो, यूजर से डाटा लिया, लोकल स्टेट्स में सेट किया और ऑन हैंडल सबमिट पे लोकल स्टेट्स का डेटा उठा के ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके रिक्वेस्ट में डाला, सर्वर पे भेजा। अब हमें कंसोल लॉग पे वापस क्या मिलना चाहिए, जो भी डेटा सेव हुआ होगा वो हमें मिलना चाहिए। इफ आर रिक्वेस्ट गेट्स सक्सेसफुल, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। सो लेट्स सी, वी आर ऑल सेट एंड नाउ रिफ्रेश इट, look at the I, title is Hi Yasir और my first blog. If I hit, that's great, and we are expecting the same output. ID 101, user ID 1, Hi Yasir and my first blog. इसका मतलब ये है कि हमारा ये डेटा सक्सेसफुली सर्वर पे पोस्ट हो चुका है और जब हमारी अपनी एपीआई होगी तो हमने बैकएंड पे इस सर्वर को गेट करके डेटाबेस में स्टोर करना होगा। अभी चूंकि हमारी एपीआई नहीं है, थर्ड पार्टी एपीआई है, बट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सिंपल इज दैट। क्लियर है जी, यहाँ तक मसला मसाइल तो नहीं है। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला है। नॉर्मली जब हम इस तरह का सिनेरियो इंप्लीमेंट करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि यूजर समटाइम ये भी तो कर सकता है खाली बॉडी और टाइटल छोड़कर रिक्वेस्ट भेज दे। उस केस में हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी एम्प्टी, यानी ये कोई शरारत भी कर सकता है ना, बार बार फॉर्म बगैर कोई डाटा एंटर किए, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म पे वैलिडेशन भी लगाते हैं। यानी बिफोर एंटरिंग डाटा इनटू द या बिफोर सेंडिंग डाटा ऑन द एपीआई, वी हैव टू मेक श्योर के डेटा इज इन द करेक्ट फॉर्मेट एंड सम डाटा इज बीइंग सप्लाइड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ये बना रहे होते हैं ना ऑन सबमिट पे, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं इफ टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या करें, फिलहाल मैं अलर्ट लिख देता हूँ, कल हम मैसेजेस को प्रॉपर हैंडल करेंगे, ठीक है। अलर्ट प्लीज प्रोवाइड दी टाइटल, और इसके फौरन बाद क्या करो, फंक्शन में जहां रिटर्न आ जाए वहां से आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। सेम इज विद दिस, अगर सबमिट होने के बाद डिस्क्रिप्शन खाली हो तो क्या करें, प्लीज प्रोवाइड द, लेट्स सी,
यानी एपीआई को ज़हमत ही ना दो अगर यूजर ने यहाँ कुछ एंटर नहीं किया। अगर मैं ये एंटर कर देता हूँ और ये नहीं करता तो वो कहते हैं जी प्लीज प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन, और अगर मैं ये भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ देन इट विल गो टू द एपीआई। ठीक, तो कल हम ये जो एरर है वो प्रॉम्प्ट में शो नहीं करेंगे या अलर्ट बॉक्स में शो नहीं करेंगे, प्रॉपर यहीं पे कहीं ऊपर नीचे शो करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर या नीचे। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक handling input from the user, but this is again a very simple and a basic way to handle the form data. अगर आपको ये on change, on submit और ये event object और ये सारा कुछ समझ आ गया, most probably tomorrow we will be going to the Formic and Yup. दो लाइब्रेरीज हैं, Formic है फॉर्म डेटा हैंडलिंग के लिए और Yup है फॉर्म वैलिडेशन के लिए। हम दोनों काम करेंगे। जैसे अभी देखें हमने डेटा हैंडलिंग ये की हुई है ना, और ये की भी ना लोकल स्टेट में सेट किया और यहाँ से आगे स्टेट में सेट किया, ये डेटा हैंडलिंग है, और वैलिडेशन इस सेक्शन में हुई है। तो इन दो कामों के लिए हम दो डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करेंगे जो कि रिएक्ट खुद रिकमेंड करता है, फॉर्मिक और यप। हम रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी देखेंगे। तो कल प्रोबेबली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्म handling through a library called Formic and a form validation through a library which is called as Yup. Thank you very much.